बेटा, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पास कुछ स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए कि जिस पर हमें इतना सारा डिविडेंड आए कि हमारे घर के खर्चे तो डिविडेंड से ही निकल जाएं, ताकि हम एक बढ़िया मज़ेदार रिटायरमेंट को एंजॉय कर पाएं। आपको जान के हर्षोल्लास होगा, आप लोगों की शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से। मेरे पास एक कंपनी के इतने शेयर्स हैं जिस पे अब बस डिविडेंड आने वाला है और वो लगभग 1.5 लाख से ऊपर का डिविडेंड होगा। क्या आप जानना चाहेंगे ऐसी क्या कंपनी है? तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बढ़िया, कहते ना, बहुत मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? तो बेटा, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टॉक टॉक्स में, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक बढ़िया आईपीओ की जो भी खुला है। फिर हम चर्चा करेंगे, ढेर सारी चर्चाएं आज बाजार की भी, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो बात शुरू करते हैं, पहले आईपीओ से कर लेते हैं। आईपीओ की छोटा सा है, आपको पता होगा स्टार इंश्योरेंस का आईपीओ खुला है। बढ़िया आईपीओ है, बहुत अच्छा आईपीओ। अपने राकेश झुनझुनवाला जो है इसके कोर प्रमोटर हैं, परंतु हायर प्राइस पे आ रहा है, बहुत ही हैवी प्राइस पे। अगर हम इसको कंपेयर करें लिस्टेड पीयर्स से तो उनके मुकाबले जो है ये हाई प्राइस्ड है। तो जिसके चलते जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं वो तो निवेश कर ही सकते हैं। लिस्टिंग गेन पे 10-15% का मुनाफा हो भी सकता है, ज़्यादा का भी हो सकता है, और ना होने को ना भी हो। वैसे भी हमारे सबसे बड़े झुनझुनवाला इसमें जुड़े हुए हैं, तो लिस्टिंग पर कुछ भी हो सकता है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से निवेश कर सकते हैं, पर जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो डरते हैं, जो कहते हैं 2 पैसे कम मिलें पर नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए तो यही राय है कि अगर या तो इस आईपीओ में लगाएं तो लंबे पर्सपेक्टिव से लगाएं। खुलते ही अगर डिस्काउंट पे खुले, लॉस पे खुले तो उदास नहीं होना है, लेके बैठ जाएं। लंबे पीरियड में अच्छी रिटर्न देगा। राकेश झुनझुनवाला साहब ने पैसे लगाए हैं तो कुछ सोच समझ के लगाए होंगे, और वो अभी इसमें से डिसइन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, ऑफर फॉर सेल में वो माल नहीं बेच रहे हैं। और ज्यादा ही आप कंजर्वेटिव है तो मारो गोली, क्या जरूरत है आईपीओ में लगाने की? साली कोई किसी किताब में लिखा हर आईपीओ में जरूर लगाना है? अपना आराम से बैठो, लिस्ट होने दो। लिस्ट होने के बाद बढ़िया मौका मिल जाएगा, 2 पैसे महंगा भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और सस्ता मिलते भी देर नहीं लगती। अभी तक आईपीओ को ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स आया है। इसकी बाकी डिटेल में चर्चा जो है मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ करता ही रहता हूँ, आपको वीडियो में बताते रहता हूँ। तो आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की। तो वो बेहतरीन स्टॉक जिसकी मैंने बात की थी, मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, मैंने इसके 3 लॉट तो उठा लिए थे बाजार से। तो 4200 का लॉट है, तो 12600 शेयर वो आ गए। 600 शेयर मैंने इसके और उठाए थे, तो 12600 और 600 और जोड़ दो तो करीबन 13200 हो गए। 2000 के आसपास पहले के शेयर पड़े, यानी कुल मिला के 15000 से ऊपर शेयर हो गए। 9 रुपए का डिविडेंड दे रही है, तो अगर मेरे पास 15-16 हजार शेयर है, 9 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 1.5 लाख का डिविडेंड बिना किसी परेशानी के घर पे आ जाएगा। तो ऐसे बढ़िया स्टॉक्स भी होने चाहिए, और ये स्टॉक है कोल इंडिया। अब आप कहेंगे सर कोल इंडिया में कैपिटल एप्रिसिएशन के चांस क्या? हमारे 10% की डिविडेंड यील्ड है। आप देखिए, आप पागल हो जाएंगे। स्टॉक को देखिए, मैं आपको दिखाता हूं अभी, पहले आपको बढ़िया स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। आप देखिए, सबसे पहले यही देखिए, अब ये देखिए डिविडेंड हिस्ट्री देखिए। आप देखिए, इसने पहले नीचे से देखिए, आप 2018 दिसंबर में डिविडेंड दिया, फिर कुछ महीने बाद ही मार्च 2019 में डिविडेंड दिया, फिर मार्च 2020 में डिविडेंड दिया, फिर नवंबर 2020 में दिया, फिर मार्च 2021 में दिया, फिर सितंबर 2021 में दिया, और अब फिर से दिसंबर में डिविडेंड दे दिया। यानी साल में 3-3 बार डिविडेंड दे रहा है। तो क्या साले की जान लोगे बच्चे की? यानी डिविडेंड अच्छा खासा दे रहा है। अभी तो ये पुराना पिछले साल अगर टोटल डिविडेंड देखेंगे तो आप देखिए इसने कितने सारे बढ़िया डिविडेंड दिए। 7.5 रुपए, 5 रुपए और 3.5 रुपए, यानी करीबन 16 रुपए का डिविडेंड पिछले साल इसने बांटा है। ठीक है ना? हाँ, 16 रुपए का, और अब 9 बांट चुका है। अभी तो ये पहला इंटरिम है, इसके बाद एक इंटरिम और आएगा, फिर फाइनल आएगा। सोचिए कितने बढ़िया डिविडेंड इसमें आने की पूरी अच्छी उम्मीद बनी हुई है। तो ऐसे शेयरों में पैसा लगाने में कोई बुराई नहीं। आइए अब इसकी और डिटेल में चर्चा करते हैं। भाई बेसिकली कोल इंडिया करती क्या है? कोल इंडिया बेसिकली कोल वॉशरीज को
ऑपरेट करती है। और जो इसका प्रोडक्ट है वो पावर में, स्टील में, यानी सीमेंट में, फर्टिलाइजर में, दुनिया भर के एरिया में कंज्यूम होता है। बिना कोल के काम चलता कहाँ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के आसपास है। अभी इसने कुछ समय पहले 204 का पीक बनाया था, 52 वीक लो 123 है, अब 156 के आसपास मिल रहा है। 156 में से 9 रुपए डिविडेंड घटा दीजिए, यानी आपको 146 के आसपास मिलेगा। 130 का इसका 123 का लो है, तो इतने लो रेट पे मिल रहा है। दिक्कत क्या, भी ऊपर के रेटों में लोगों को ट्रैप कर दिया, इसलिए इसकी काफी खिंचाई कर दी है। प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे 7 के आसपास का है, बुक वैल्यू 65 के आसपास की है, डिविडेंड यील्ड 10.3% है। और रोस और आरओई देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, इतनी जबरदस्त आपको नजर ही नहीं आएगी। एक्चुअली इतना बड़ा डिविडेंड ये बांट देती है ना, इसलिए कैपिटल एप्रिसिएशन कम होता है। इसके प्रोज देखिए, डेट्स ऑलमोस्ट जीरो है, स्टॉक जो है डिविडेंड यील्ड 10-10.5% की देता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो भी मैं बताई 54% के आसपास है, और कंपनी अपने आधे से ज्यादा प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांट देती है। अब इस वक्त शेयर होल्डर पैटर्न देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे पब्लिक के पास माल ही कुछ नहीं है, सिर्फ 5.5% पौने 6% के बीच का माल है आपके और मेरे पास। बड़ा चंक तो प्रमोटर्स के पास पड़ा है 2/3। एफआईज में इसने कम माल उठाया हुआ है 6.5% के आसपास। डीआईज के पास इसका बड़ा माल है 21.5% के आसपास। तो अच्छा ओवरऑल स्टॉक है। मैं ये नहीं कहूंगा सारा पैसा इस तरह के स्टॉकों में लगाना चाहिए, पर अपनी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा हिस्सा इसमें भी होना चाहिए, ताकि डिविडेंड से घर का खर्चा चलता रहे, घर का खर्चा चलता रहे। आपको ये मेरा सेल कैसे लगा, घर का खर्चा चलता रहे, इस बारे में आपका क्या विचार है, फटाफट कमेंट में बताइए। अब हम बात करते हैं आपके प्यारे कोल इंडिया के परफॉर्मेंस की। मैं आपके लिए मैक्सिमम चार्ट लेके आया हूं। इसका हाई जो रहा है 447 का है, वो 2015 में बना था, तब से ये लगातार स्लाइड कर रहा है। एक लंबी स्लाइड के बाद अब ये बढ़ना शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है एक अच्छी बड़ी रिकवरी ये लेगा, क्योंकि जब इस तरह के शेयर चलते हैं ना बहुत दिनों बाद, तो चलते ही चले जाते हैं। अब अगर आप बात करें, चर्चा को आगे बढ़ाएं, डिविडेंड्स का तो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर कर ही दिया था। अब इसका प्राइस चार्ट देखिए कितना जबरदस्त, आप देखिए ए शेप फॉल किया। एक्चुअली इसे भगाया बहुत था, 200 पे ले गए, अब 200 में बहुत लोग ट्रैप हो गए, लोगों के कपड़े फट गए। अब इसको 200 दिन के ईएमए के पास ले आए हैं, जो कि 150 रुपए के आसपास है। अब कल इसमें खासी बड़े वॉल्यूम के साथ बिकवाली हुई थी, नीचे वॉल्यूम आ रहा है आप देखिए, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ बिकवाली हुई थी, और इस वक्त ये अपने सितंबर के भाव पे आ गए। हम चल रहे हैं दिसंबर में, यानी आज से 4 महीने पीछे के भाव पर ये अवेलेबल है। तो एक और इसमें से 9 रुपए का डिविडेंड कट जाएगा, तो मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा तो इसमें विचार अब फुल टॉस है। बड़े समय से ये बियरिश क्रॉसओवर में चल रहा है, और अब ये बुलिश क्रॉसओवर बनाने के लिए फुल टॉस मन बना चुका है। पीछे आरएसआई काफी गिर गया था, अब आरएसआई वापस इंप्रूवमेंट में, तो ऐसा लगता है गिर गिर के अब एक बारी को फिर ये ऊपर की यात्रा प्रारंभ करेगा। तो मुझे ओवरऑल कोल इंडिया बेहतरीन शेयर लगता है, पर मैं फिर बोलूंगा बेटा, हर आदमी का अपना रिस्क एपेटाइट है। अगर आप सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं तो ऐसे शेयर आपके काम के नहीं है, पर आप सोचते हैं घर का खर्चा डिविडेंड से निकल जाना चाहिए, तो इससे बढ़िया चीज क्या होगी, वो भी जब ये सस्ते रेट पे उपलब्ध है। अब बात करते हैं बाजार की चिंता की, यानी इस वक्त तो हमें यही कहना पड़ेगा, शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। आज सुबह ही आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल पे मैंने ट्वीट किया था, और ट्वीट भी किया था, टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था पोस्ट, और जिसमें मैंने साफ मार्केट आउटलुक कहा था कि मुझे लग रहा है बाजार जो है, ये मैंने मार्केट खुलने से पहले ही कर दिया था, कि अपना जो है बॉटम बना चुका है। अगर नहीं बनाया तो 2-4 दिन में या थोड़े दिनों में बॉटम बना लेगा। अब ये बॉटम की तरफ है, कभी भी रिकवरी ले सकता है, और फिर हमें मौका नहीं देगा। अब मां सरस्वती का मुंह पे वास था, क्या था पता नहीं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि अब बस बॉटम बन चुका, अब गिरेगा ही नहीं, गिरेगा जरूर, पर आपको धोखा देके अचानक एक दिन इतनी तेजी से भागेगा तो पकड़ नहीं पाएंगे यार। वो गाना नहीं है कि उड़ जाऊंगी पकड़ किसी के हाथ में ना आऊंगी, वो वाली बात हो जाएगी। तो कल बाजार बंद हुआ था 17,000 से नीचे, आपका 16,983 पे। आज ये गैप ऑफ ओपनिंग करता है 17,104 पर। गैप ऑफ ओपनिंग देखिए 125 पॉइंट की, और खुलते ही एकदम थोड़ी देर ऊपर रह के गिरता है, तो वही बियरिश लोग नाचना शुरू कर देते हैं, और वही बॉटम बनाता है 17,079 का। उनको लगता है अभी 17,000 के नीचे गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता, भागता है, फिर एक पीक बनाता है 17,213 की, फिर गिरता है, और अल्टीमेटली लगभग 1% बढ़कर 150 पॉइंट पौने 200 पॉइंट के बीच की तेजी के साथ 17,150 के लपेटे में बंद होता है। 1% की तेजी के साथ आपको मुस्कुराता हुआ, फ्लाइंग किस करता हुआ चला जाता है। अब आप देखिए भागने वाले शेयरों में, कल इंडसइंड बैंक मेरे ओपल और बैरल के स्टूडेंट ने देखा था, मैंने 900 से नीचे इसका फ्यूचर प्लस किया था, और आज वही फ्यूचर ऐसा भागा 950 बिक गया। 50 रुपए पर शेयर फायदा हो रहा था, यानी 900 × 50 लगभग 35,000 रुपए जेब में, 45,000 रुपए जेब में आ रहे थे, पर मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया।
मैंने कल इसकी पुट भी बेची थी ओपल बैरिल के लिए, प्लेटिनम के लिए। दोनों ने देखा, मौका देख के कल घात लगा गया, वार किया, प्रॉफिट हो गया। अगर आप डरते हैं, आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मैं प्रॉफिट बुकिंग आराम से करूंगा। कारण क्या है कि यार मैंने देखा है हम प्रॉफिट जल्दी निकल जाते हैं और लॉस लेके बैठे रहते हैं। इसलिए मेरा नियम ये कि प्रॉफिट भी अच्छा कमाना है तो लॉस के भी वेट करने की क्षमता बनी रहती है। दूसरा शेयर जो भागा, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, आइशर मोटर, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रिलायंस, लगभग सभी शेयरों में मेरे कोई ना कोई पोजीशन तो बनी हुई है। गिरावट वाले में सिप्ला, डिविज लैब, आईओसी, डॉक्टर रेड्डी लैब, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक और सन फार्मा को देखने को मिला। गिरावट वाले शेयरों में कोई शेयर ऐसा नहीं था जो 3% से ज्यादा गिरा हो। बढ़त वाले शेयरों में आज कम से कम 2 ऐसे बड़े शेयर थे जो 3% से ज्यादा, और इंडसइंड बैंक तो गोली था, 5% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। अब अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो देखिए, जैसे मैं दिखाता रहता हूं, आप देखिए किस तरह के जिग जैग करके बना, फिर ये अब जो है ना, इसने थोड़ी सी रिकवरी ली है। आज आशा की किरण बंधी है और बोलिंजर बैंड के अंदर आ गया वापस कैंडल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार में सब कुछ खत्म हो गया, अब बाजार बढ़ता ही जाएगा। अभी भी झटके देगा, लोगों की पोजीशनें कटवाएगा, ऐसे एक झटके से नहीं बढ़ेगा, लेकिन बीच में गिर के एक दिन ऐसे बढ़ेगा कि हाथ में ना आऊंगी मैं उड़ जाऊंगी वाली बात हो जाएगी। आरएसआई जो कल 30 के लपेटे में आ गया था, आज खासी इंप्रूवमेंट करके 38 में आ गया। मैं आरएसआई को एक्चुअली कल स्टडी कर रहा था और मैंने देखा आरएसआई इस वक्त का ना सबसे, जिसे कहना चाहिए सबसे लोअर लेवल्स पे आ गया। इससे कम आरएसआई मैंने जब कोविड अनएक्सपेक्टेडली इंडिया में स्ट्राइक किया था तब आया था। इतना लो आरएसआई जल्दी जल्दी निफ्टी पर आता नहीं है। अब आप देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात। ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर हम देखें 17,000 के लेवल पे आज कॉल राइटर्स भागे, एकदम भागे हैं साहब। 17,000 के लेवल पे कॉल राइटर्स की खटिया आज खड़ी हो गई, एकदम कहते हैं दुम दबा के भागे, और उन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट दबा के कम कर दिया। आप अगर देखिए तो 24 लाख से 14 लाख लिया, और वहीं पर देखिए पुट राइटर्स ने अपनी कब्जा बढ़ा दिया। यानी 17,000 के लेवल पर अब यही कहना पड़ेगा, कॉल राइटर्स अपनी फौजों छोड़ के भागे हैं, ये चौकी उन्होंने छोड़ दी है। इस चौकी पे कब्जा अब जो है पुट राइटर्स का हो गया है। दूसरी चौकी जिस पर पुट राइटर्स कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो 17,200 की है। पुट राइटर्स ने 17,200 पे अपने सैनिकों को बढ़ा दिया है, और कॉल राइटर्स ने इस चौकी को बचाने के लिए अपने सैनिक भी बढ़ा दिए। यानी कॉल राइटर्स इस लेवल पर पुट राइटर्स के मुकाबले ज्यादा है। अब कल अंतिम लड़ाई का दौर चलेगा और देखेंगे कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में कौन जीतता है। लेकिन इस वक्त 17,200 बड़ा क्रूशियल है। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों इस चौकी पर अपना कब्जा बना के रखना चाहते हैं। और आज तो खैर बाजार 17,200 के नीचे था, और यानी आज पुट राइटर्स के खेमे में था, पर कल कॉल राइटर्स कह रहे हैं 17,200 के नीचे नहीं जाने देंगे, इससे ऊपर ही बंद करेंगे। पुट राइटर्स कह रहे हैं 17,200 के नहीं, कॉल राइटर्स कह रहे हैं 17,200, कॉल राइटर्स बेरिश होते हैं, 17,200 के नीचे बंद करेंगे। तो आज बाजार कॉल राइटर्स के खेमे में था 17,166, पर पुट राइटर्स अपनी पोजीशन यहां बढ़ा के कह रहे हैं तेरी तो 17,200 के ऊपर बंद करेंगे। वो अपनी फौजें यहां बढ़ा रहे हैं। देखते हैं कल जीत किसकी होती है, कॉल राइटर्स की या पुट राइटर्स की। मंथली एक्सपायरी की बात करें तो वहां पर एक जबरदस्त लेवल जो निकल के इस वक्त आता है वो 17,500 का लेवल है। क्योंकि आप 17,500 के लेवल पे अगर देखेंगे, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में बराबर की टक्कर है। बाकी सब लेवल पे नीचे, इससे ऊपर के अगर लेवल ऑफ इंडेक्स पे देखेंगे तो कॉल राइटर्स की ओपन पोजीशन ज्यादा है, नीचे पे पुट राइटर्स की ओपन पोजीशन ज्यादा है। यानी मंथली एक्सपायरी में भी 17,500 एक क्रूशियल लेवल निकल कर आ रहा है। अब बात करते हैं पीसीआर की, तो पीसीआर में मजा आ गया, भारी बढ़त देखने को मिली। किसमें? वीकली पीसीआर में, जो साफ इशारा कर रही है कि पुट राइटर्स कॉल राइटर्स पर भारी हो चुके हैं। हालांकि मंथली एक्सपायरी में खास पोजीशन में चेंज नहीं है, यानी वीकली एक्सपायरी में इस वक्त तो पुट राइटर्स यानी बुल्स का बेयर्स पे दबदबा बन चुका है। और अब बात करेंगे आपके दूसरे प्यारे राज दुलारे की, निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक जो है कल बंद हुआ था 35,695 पर, आज लगभग 200 से ऊपर की गैप अप ओपनिंग करता है और खुलते नीचे की यात्रा प्रारंभ करता है, और शुरुआती दौर में ही 35,805 का गैप बनाकर फिर भागता है और भागता है, फिर गिरता है और लास्ट में तेज हो जाता है, और आखिरी क्षणों में ही 36,445 का बड़ा टॉप बनाकर वहीं से हल्का सा गिरता है 36,364 पे, लगभग 625 पॉइंट चढ़कर
लगभग 2% से हल्का कम तेजी के साथ। अब भंगड़ा पा देंगे मेरा यार, भंगड़ा पा देंगे करता हुआ चला जाता है। क्यों? क्योंकि आज बहुत जबरदस्त इसने तेजी दिखाई। और अगर आप देखेंगे ऐसे कौन से शेयर थे जो भागे, तो सबसे टॉप पे था आपका इंडसइंड बैंक, 5.6% की तेजी के साथ भैया बंद हुआ है। फिर आरबीएल बैंक 5% तेजी के साथ, आईडीएफसी फर्स्ट 4.5% तेजी के साथ, एक्सिस बैंक 3.5% से ऊपर की तेजी के साथ, एसबीआई 3.25% की तेजी के साथ। यानी लगभग 5 ऐसे बैंक थे जिन्होंने 3% से ज्यादा गजब की तेजी दिखाई, और 2 ऐसे बैंक थे जो 5% से ऊपर तेज थे। गिरने वाला एकमात्र कोटक महिंद्रा था, जो पीछे बहुत भागा था, अब थोड़ा थक गया तो आराम और विश्राम कर रहा है, इसलिए हल्की फुल्की लालियाली में बंद हुआ। बाकी सब हरियाली के गोते में झूम रहे थे। अब अगर आप देखेंगे इस वक्त, कल हमारे कैंडल ने जो है 200 डेज का ये में टेस्ट किया था, जहां पे इसको बहुत बड़ी सपोर्ट थी, और आज वहां से इसने एक रिकवरी ली है, ऊपर की तरफ भागा है। प्रभु ने चाहा, प्रभु का आशीर्वाद रहा, तो अब यहां से एक गोली हो जाएगा, लेकिन हो सकता है गोली होने से पहले एक बार नीचे बोली मार दे ताकि आपकी बैंड बजा दे। तो अब ये तो देखना पड़ेगा किस तरह का ऑपरेटर खेल खेलता है। हालांकि अब ये एक रिकवरी के फेज में नजर आ रहा है, क्योंकि ये आपको साफ साफ आरएसआई पे भी नजर आएगा। कल आरएसआई 25 के लपेटे में था मेरी जान, मेरे ख्याल 23 के आसपास था, और आज गोली बन गया 35 के लपेटे में आ गया। और 3 दिन के बाद, आज बड़े दिनों बाद हरा हिस्टोग्राम बना एमएससीडी चार्ट पर, जो संकेत कर रहा है कि एमएससीडी गैप कम हुआ है। यानी आरएसआई चार्ट पर, एमएससीडी चार्ट पर, कैंडलस्टिक चार्ट पर इस वक्त बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो आज बाजार बंद हुआ 36,364 पर। 36,500 के लेवल पर देखिए कॉल राइटर्स की पोजीशन अभी भी अच्छी बनी हुई है, पर 36,000 के लेवल पर कॉल राइटर्स घबरा गए, उन्होंने अपनी पोजीशन वाइंड अप की है, और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है। तो यानी 36,000 एक ऐसा चौकी है जिस पे कॉल राइटर्स का दबदबा बिल्कुल भी नहीं है। 36,500 पे कॉल राइटर्स का दबदबा बना हुआ है, ये कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के मुकाबले लगभग 3 गुना है। तो 36,500 के आसपास जो है कॉल राइटर स्ट्रांग है, 36,500 के ऊपर बाजार का जाना मुश्किल है, लेकिन पुट राइटर्स आखिरी दिन कल गेम खेल सकते हैं, कुछ ना कुछ पंगा कर सकते हैं और इनको गोली कर सकते हैं। आप देखेंगे क्योंकि ये संदेश जो है आपको पीसीआर से भी नजर आएगा, पीसीआर लगभग 1.25 गुना हो गया आज, अगर आप वीकली एक्सपायरी की बात करेंगे, पर मंथली वाला पीसीआर वीक है। यानी इस वीक के लिए निफ्टी बैंक के अंदर जो कॉल राइटर्स हैं वो पिचक गए हैं और पुट राइटर्स आगे बढ़ गए हैं, वो उन पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप आरएसए का डेटा देखिए, एक आदमी ऐसी बेशर्मी में उतर आता है, वो सारी शर्मों की हदें पार कर देता है। अगर ऐसा कोई आदमी है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताइए ऐसा कौन है। ऐसा आप सब समझ गए होंगे, हमारा एफआई है। बेशर्मी की हद है, लगातार बिकवाली, नेट बिकवाली जारी है, और आज भी 2,500 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली कर डाली। लेकिन आज इनकी कमर तोड़ने के लिए हमारे डीआई टक्कर की खरीदारी करने वालों ने आज जबरदस्त खरीदारी करी, लगभग 3500 करोड़ की। उसके बाद आज नेट खरीदारी निकल के आई 701 की। परसों भी नेट खरीदारी निकल के आई थी 1300 करोड़ की, और आज निकल के आई 701 करोड़ की। कहीं ना कहीं इस वक्त डीआई बाजार को लेकर बुलिश हो गए हैं, तो एफआई तेरी तो कर दीजिए और सारे रिटेलर कूद जाइए, तो बाजार में मजा आ जाएगा। अब आपका सबसे फेवरेट सेगमेंट, सबसे जरूरत सेगमेंट, सब उस सेगमेंट का इंतजार जिसका सबको रहता है, वो है आपका एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स। तो उसका स्क्रीनशॉट आज है ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है। आप कहेंगे ये कैसा हो गया। आज मेरे इतने सारे व्हाट्सएप के, यूट्यूब के स्टूडेंट बोल रहे थे, सर हम आपसे सालों से जुड़े हुए, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि एक भी ट्रेड ना हो। आज एक भी ट्रेड नहीं था, आज मैं विश्राम की स्थिति में था। कल हालात खराब थे, पर मैंने कई सारी पोजीशनें बनाई, आज हालात बेहतर हुए, तो मैं ना तो उन पोजीशनों में प्रॉफिट बुक करना चाहता था। कल वाले जितनी पोजीशनें थी, अगर उनको मैं आज स्क्वायर ऑफ कर लेता तो करीबन 80-90 हजार का प्रॉफिट था, पर मैंने अपने को कंट्रोल किया। मैंने अपने को समझाया, मनोज तू प्रॉफिट कम कमाएगा, लॉस ज्यादा करेगा। गिरता है तो पकड़ के बैठा रहता है, बढ़ता है तो थोड़ी सी बढ़त में निकल जाता है। तूने बड़े अच्छे रेटों पे माल प्लस किया है। मैंने खुद से प्रश्न पूछा, अगर बाजार गिर गया फिर प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, नीचे फिर माल खरीदूंगा। मैंने फंड्स रखे हुए हैं। प्रॉब्लम सिर्फ कैश की आ रही है, क्योंकि कैश जैसे फ्यूचर मार्क टू मार्केट होते हैं ना, उनको मैं कैश में जमा कराना पड़ता है। या तो मैं सोच रहा हूं एक मोटा लॉट लिक्विड फंड का लिक्विडेट कर देता हूं, क्योंकि मार्जिन में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, यूज नहीं कर रहा हूं, तो वो फंड से मैं कैश की पूर्ति करूंगा। मैंने दिमाग बना लिया है। फिर मैंने इमरजेंसी फंड भी रखे हुए हैं, उनका इस्तेमाल करूंगा। यही तो टेस्टिंग टाइम है। यहां से बाजार अगर और 1000 पॉइंट भी गिर जाए, यानी लगभग 16,000 भी आ जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उसको निपेट लूंगा। लेकिन इस चक्कर में सौदे तो अच्छे मिलेंगे, तो रुकना नहीं है। वो कहते हैं रुक जाना नहीं,
तू कहीं हार के। तो भैया अगर आप ऐसे हार के रुक जाओगे तो कुछ काम नहीं बनेगा। तो मैंने अपने को नहीं रोकना है, मैंने अपने को समझा लिया है। तो देखिए, मैं बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर आप इस वक्त क्यों पोजीशन बना रहे हैं। एक मेरे स्टूडेंट है, मैं भूल गया नाम, आनंद विश्वास है या क्या नाम है, भूल गया, आनंद विश्वास, सही। मैंने उनका लिखा भी था, वो कहते सर आप डेमो के चक्कर में इतनी पोजीशनें क्यों बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बेटा मेरे को डेमो देना होता है, इसका मतलब ये नहीं होता डेमो के चक्कर में मैं उल्ट पुल्ट पोजीशनें बनाता हूँ। पोजीशनें जबरदस्त बनाता हूँ। और आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। आपने कल ये सवाल मुझसे किया था, आज अगर वो पोजीशंस को मैं स्क्वायर ऑफ कर लेता तो 70-80 हज़ार का फायदा है। भले अब बाजार गिर जाए, आपको होगा आपने तो प्रॉफिट नहीं कमाया, वो मेरी चॉइस है, पर ट्रेड तो मैंने कल बढ़िया किया था। इस बात को तो आप मानते हैं, मौके पे किया था, मेरी चॉइस है। मैं जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहता हूं। रिस्क तो अवेलेबल है, आज मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, गिर जाएगा तो फिर मुझे लगेगा प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेकिन यहां से अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट काफी बुक हो सकता है। तो हमें देखना पड़ता है ना, मैंने इतनी नीचे पे अच्छी पोजीशनें बनाई है, उनको थोड़े से राइस पे छोड़ दूं, और अगर आपको बाजार गिर गया तो और बना लूंगा ना, ये तो मौका है। अब कहीं ना कहीं बाजार में जो एक तरफा गिरावट थी वो तो रुक गई। पहले क्या चिंता थी कि एक तरफा गिरावट थी, जब एक तरफा गिरावट रुक जाती है ना तो फिर चीजें सुधर जाती हैं। गिरावट जारी रहती है पर अब वो उतना डर नहीं रहता बाजार में। जैसे एक आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हर रोज बढ़ रहा है, 10 पॉइंट 210 हो गया। आप गए अचानक ही, आपने दवाई ववाई खिलाई, उसको ट्रीटमेंट किया, योगा कराई, एक्सरसाइज जो भी उसका आपने परहेज करा, 210 से वो 200 आ गया, तो अब कंट्रोल हो गया ना। फिर वो 210 जा सकता है, लेकिन अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि अब इसको हम कंट्रोल में ले आएंगे। इसी तरह बाजार लगातार गिर रहा था, रुक ही नहीं रहा था, गिरता रहता। आज जिस तरह की बढ़त हुई है, अब हमें कॉन्फिडेंस तो आ गया कि बाजार जो है बढ़ा है। अब चाहे गिरे फिर से, पिछला लेवल भी काट दे तो भी डर नहीं है, अब वो स्टीप गिरावट नजर नहीं आती है। फिर बाकी यार शेयर बाजार में काम कर रहे हो, पता ही है दोनों तरफा चलता है बाजार। अब आप सोचो कि मैं जो पुट बेचूंगा वो कभी आईटीएम ना हो, तो बेवकूफ है, वो पागल है, गधा है, उल्लू है जिसने वो पुट खरीदी है। वो तो तुम्हें पैसे देने, तुम्हारा पुराने जन्म का कर्जा उतारने देने आया ना, कि भैया इसने पुट बेची है, इसको भी इन द मनी नहीं है, ओटीएम रहेगी, हम तो इसको ऐसे ही पैसे दे रहे हैं। अरे भाई वो भी तो ठीक हो सकता है, जो पुट खरीद रहा है वो गधा है क्या? तो ये नहीं होता है। बच्चे सोचते हैं अगर दूर की पुट है उसका प्रीमियम कब है, ये तो ओटीएम ही जाएगी। तो जो उस पुट को खरीद रहा है वो तो साला पागल है, आपकी भाषा में उल्लू का पट्टा है, बिल्कुल ही बेवकूफ है। वो तो पैसे लुटवा रहा है, अपने माँ बाप के पैसे लुटवा रहा है, अपने पैसे लुटवा रहा है। ऐसा नहीं होता है। जो पुट खरीद रहा है दूर की कम प्रीमियम देके, उसको भी आशा है। उसको क्या आशा है? हम होंगे कामयाब एक दिन, होगा बाजार काफी डाउन, होगा बाजार काफी डाउन, एक दिन मेरी पुट देगी बड़ा सा प्रॉफिट, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो उसको भी तो एक दिन कामयाब होना है, जिसने पुट खरीदी है दूर की, चाहे थोड़े पैसे देके खरीदी। वो तो गाना गा रहा है, 10 में से एक दिन तो उसका भी आएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप दूर पुट्टे ये सोच के बेचते हैं मेरी पुट तो अब ओटीएम रहेगी, आईटीएम होगी नहीं, क्योंकि मैंने बेची है, जैसे भगवान ने आपको स्पेशली पृथ्वी पे उतारा है। ऐसा नहीं होता बेटे। तो देखिए मैंने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया आपको। ये ज्ञान कैसा लगा फटाफट कमेंट में बताइए। तो शेयर बाजार में खतरा रिस्क मैनेज करके चलने में नहीं है, बिना मैनेज करने में चलने में। अब कई लोग बोलते हैं सर के पास पैसे हैं, सर तो जितना मर्जी खरीद लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। पैसे तो मेरे भी स्टूडेंट्स के पास हैं, बहुत सारे, मेरे से भी ज्यादा हैं बहुतों के पास, पर वो ज्यादा ट्रेड करते हैं तो दुखी होते हैं। बात पैसा कम ज्यादा नहीं होता, उसमें कितना ट्रेड किया ये कम ज्यादा है। किसी के पास 100 रुपए, वो 50 का ट्रेड है तो उसके पास पैसे ज्यादा हैं। किसी के पास 1 लाख रुपया, उसने 1 लाख का ट्रेड कर दिया, उसके पास पैसे कम है। किसी के पास 100 करोड़ रुपया, उसने 150 करोड़ का ट्रेड कर दिया, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। ऐसा नहीं होता है। आपके फंड्स के हिसाब से पैसा ज्यादा बड़ा करना। तो लोग क्या होता है, मिसकंसेप्शन फैलाते हैं, बट किसी दूसरे का डाउट क्लियर नहीं कर पाते। मैं आपसे कहता हूं 6 लाख की रुपए पे एक पुट बेचो, 6 लाख रुपए में एक फ्यूचर खरीदो, तो आप सेफ रहोगे। आप कहते नहीं 6 लाख में 2 खरीदूंगा, 3 खरीदूंगा, 2-3 पुट्टे बेचूंगा, तो जब प्रॉफिट होता है मोटा होता है, जब लॉस होता है तो फिर रोने निकल जाते हो। ये गलत बात। ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए, तब ट्रेड करना चाहिए। इसीलिए यहां पर मेरे आता है एजुकेशन प्लान कामयाब। व्हाट्सएप पे स्टूडेंट बन सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दो। इस मौके को मत गवाओ। इस वक्त जो आपको गिरावट बाजार में देखने को मिल रही है, इसमें इतनी लर्निंग मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे अच्छे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलेंगे जो झटके से हमारे पूरे लॉस को कवर कर देंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दो। आप यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हो। मंथली प्लान है बढ़िया।
और अगर झंझट खत्म पूरा ईयरली पे आओ तो व्हाट्सएप पे आ जाओ, नंबर है 7011-323-077-7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरी टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। और टेलीग्राम चैनल टोटली फ्री है, उस पर कोई एक पैसा नहीं लेता हूं। मेरा चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। मैं ढेरों एजुकेशनल वीडियोस आती हैं, एजुकेशनल सुबह ही सुबह बाजार में सब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, डीमेट को कौन खुलवाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के फैंटास्टिक बॉस बने।